नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी महासागर में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं हम आज भाग 5। ये जो पेपर है वो 2016 के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था। ये स्कूल व्याख्याता 2015 के अंदर भर्ती आई थी और 2016 के अंदर इसका पेपर हुआ था। इस पेपर को हमने 5 भागों में अब तक 4 भाग अपलोड कर दिए हैं। आज ये 5वां भाग है और 5वां और अंतिम भाग है। ये लेकर आप सभी के समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। तो आज है वो ये पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हमने हिंदी के 120 प्रश्न है वो सम्मिलित किए हैं, मनोविज्ञान के 30 प्रश्नों को छोड़ करके। तो मनोविज्ञान के प्रश्न भी है वो हम जल्दी ही शुरू करेंगे। तो ये जो हमने श्रृंखला चलाई है, ये जो हमने पेपर अब तक हल किया है, आपको कैसा लगा है, आप है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके है वो ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। गंगा नदी भारत के 3 राज्यों में से होकर गुजरती है। कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? 3 राज्यों में से। यह है राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। भारत के इस मध्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। ये प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ, संपन्न तथा हरा भरा है। इन राज्यों में कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे फैले हुए हैं, जिनसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। पेयजल भी गंगा तथा उसकी नहरों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। उत, गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी है। यानी ये उत्तर भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत आदि में गंगा की पवित्रता है वो कथित है, यानी कही हुई है। भारत के अनेक तीर्थ गंगा के तट पर ही है वो स्थित है। तो ये पद्यांश गद्यांश जो था ये हमने इसका वाचन कर लिया। इसके बाद में इसके जो प्रश्नोत्तर हैं इनको देख लेते हैं। इसके प्रश्न 5 प्रश्न दिए हुए इससे। भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि गंगा के कारण ये क्षेत्र उपजाऊ है। गंगा यहाँ होकर गुजरती है। यहाँ के लोगों को पेयजल गंगा देती है, या गंगा यहाँ की पवित्र नदी है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी गंगा यहाँ से होकर गुजरती है, इसलिए भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान है वो कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे है? भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग गंगा है वो कैसे है? तो ये इस गद्यांश से है वो प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें विकल्प एक है कि क्योंकि गंगा अनेक नगर क्योंकि अनेक नगर गंगा के किनारे स्थित है, इसलिए भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कह सकते हैं गंगा को। या क्योंकि गंगा लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। या क्योंकि गंगा 3 राज्यों से होकर गुजरती है। या क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का उल्लेख है या उनको कहा गया है, कथित है। तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग गंगा कैसे है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आपकी नज़र में आपने अब तक सोच लिया होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। क्योंकि जो भारतीय संस्कृति में जो गंगा का अभिन्न अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका उल्लेख है वो प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसकी पवित्रता का उल्लेख है वो प्राचीन ग्रंथों में वो मिलता है, इसलिए गंगा को है वो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग वो माना गया है। अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा? उपजाऊ उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा? क्या रेगिस्तान होगा, या उपजहीन होगा, या हरा भरा होगा, या अनुपजाऊ होगा? तो उपजाऊ का विलोम शब्द होगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। अन उपसर्ग है इसमें और उपजाऊ मूल शब्द है, तो अनुपजाऊ। अगला प्रश्न है, इसमें ये पद्यांश दिया हुआ है। इसमें से 124 से 27 नंबर के जो प्रश्न है वो इसी में से दिए गए, तो वो देखने में पढ़ देता हूँ मैं इसको, वाचन कर लेता हूँ। साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं,
शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, है हमें प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय। बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा। फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। तो इसमें से जो प्रश्न है वो हम है वो बता रहे हैं। 124 नंबर प्रश्न है, पहले जागे हैं से क्या तात्पर्य है। पहले जागे हैं से क्या तात्पर्य है। तो क्या इसका उत्तर होगा, आप है वो देख लीजिए। इसमें विकल्प एक है कि सबसे पहले सवेरा यहाँ होता है। 2 नंबर विकल्प है कि ज्ञान प्राप्ति हमें पहले हुई है। 3 नंबर विकल्प है विज्ञान के आविष्कार यहीं हुए हैं। और 4 नंबर विकल्प है कि जीत का सवेरा यहीं हुआ है। जीत का सवेरा यहीं हुआ है। तो क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी ज्ञान की प्राप्ति हमें पहले हुई है। चलिए अगला प्रश्न है हमें प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, ये से हमारी किस विशेषता का बोध होता है। से हमारी किस विशेषता का है वो बोध होता है। तो इससे क्या दयालुता का बोध होता है, या वीरता का, या शरणागत वत्सलता, या ज्ञान प्राप्ति का। क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। इससे हमारी वीरता का है वो बोध होता है। 125 नंबर प्रश्न का 2 नंबर विकल्प है वो सही हो जाएगा। 126 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि विश्व को भारत का जय घोष करने को क्यों कहा गया है। विश्व को भारत का जय घोष करने को क्यों कहा गया है। तो इस प्रश्न का विकल्प देखें तो 126 नंबर प्रश्न है। इसमें विकल्प एक है कि हमारे परंपरा से चले आ रहे गुणों के कारण कहा गया है, हमारे समृद्ध रहन सहन के कारण, हमारे जीतने की शक्ति के कारण, या हमारे सुरपति तक पहुंचने की सामर्थ्य के कारण। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। विकल्प नंबर 1, हमारे परंपरा से चले आ रहे गुणों के कारण है वो विश्व को भारत का जय घोष करने को कहा गया है। अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न, हमारी दयालुता किन पंक्तियों से प्रकट होती है। हमारी दयालुता किन पंक्तियों से वो प्रकट होती है। तो 127 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा। आप इसका उत्तर है वो चूज कर लेवे। विकल्प एक है कि हैं हमें प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय। 2 नंबर विकल्प है शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं। विकल्प 3 है पर शरणागत हुआ नहीं, हुआ कहाँ, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा। और 4 नंबर विकल्प है बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। 3 नंबर विकल्प, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा। इससे है वो दयालुता का भाव प्रकट होता है। अगला 28 नंबर प्रश्न है। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। गलत कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसमें विकल्प एक है कि कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यव्रत में होता है। विकल्प 2 है कार्य सूची बैठक के साथ साथ बनाई जाती है। अगला विकल्प है कार्यव्रत में बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के नाम पदानुसार दिए जाने चाहिए। और अंतिम विकल्प है कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। आम जो लोग होते हैं वहां तक ये बात है वो पहुंचाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, कार्य सूची बैठक के साथ साथ बनाई जाती है, ये चीज है वो इसमें गलत है। चलिए अगला प्रश्न है उच्च उच्च श्रृंखल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उच्च श्रृंखल जो शब्द है उसका संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो वो हमें है वो बताना है।
तो क्या इसका संधि विच्छेद उच्च धन श्रृंखल श्रृंखल होगा, या उत धन श्रृंखल, या उत धन श्रृंखल, या उत धन श्रृंखल? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। यह तो उत धन श्रृंखल है। इसमें क्या होता है कि त या द के साथ में श या श्र जुड़ता है, तो इसमें क्या होता है कि त तो हो जाता है च, और जो ये श ना, इसका बन जाता है छ। इस तरीके से इस नियम के अनुसार ये जो शब्द बना है उत्श्रंखल उत्धन श्रृंखल संधि विच्छेद से बना है। मुख चंद्र में समास कौन सा है? तो कर्मधारी, बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व है। तो आप सभी को पता है कि इसमें समास कौन सा होगा? विकल्प नंबर 1 कर्मधारी समास है, इसमें होगा मुख रूपी चंद्र। अनुचित में उपसर्ग है। अनुचित में उपसर्ग क्या है? क्या अनुपसर्ग है, या अनुपसर्ग है, या अनु है, या अनस है? तो इसमें जो शब्द है ये अन उपसर्ग है, और उचित है वो मूल शब्द है। अनुचित तो न इसमें हलंत युक्त है, अनुचित, तो 2 नंबर विकल्प है इसका उत्तर सही हो जाएगा 131 का। अगला 132 नंबर प्रश्न है, कृत प्रत्यय का योग होता है। कृत प्रत्यय जो है इसका योग किस में होता है? क्या क्रिया या धातु के साथ होता है, या संज्ञा के साथ होता है, या सर्वनाम के साथ, या विशेषण के साथ? तो कृत प्रत्यय जो होता है उसका प्रयोग है वो किसके साथ होता है? तो प्रत्यय की अगर बात करें तो प्रत्यय हिंदी के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तद्धित प्रत्यय, और दूसरा होता है कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय होता है ना, वो लगता है आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ। ये इनके साथ में इनके पीछे उपयुक्त होता है तद्धित प्रत्यय। जबकि जो कृत प्रत्यय है ये या तो क्रिया के साथ, या क्रिया का अलावा कोई दूसरा नाम अगर आ जाए तो धातु नाम आएगा, क्योंकि संस्कृत में जो धातु होती है वही हिंदी के अंदर क्रिया बन जाती है, उसी को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो या तो आपको देखने को मिल सकता है धातु, या मिल सकता है क्रिया। तो क्रिया या धातु के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कैसे कहते हैं? क से क्रिया और क से कृत। तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। अगर कृत प्रत्यय की हम बात करें तो कृत प्रत्यय है वो 5 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू आरबीएसई पुस्तक, और तद्धित जो प्रत्यय होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कृत जो प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो पहला जो प्रत्यय है वो कृतवाचक होता है। दूसरा जो होता है वो कर्मवाचक होता है। तीसरा जो होता है वो कर्णवाचक होता है। चौथा होता है भाववाचक, और पांचवा होता है क्रियाबोधक। तो ये कृत प्रत्यय के 5 है वो भेद माने गए हैं। अगर हम तद्धित प्रत्यय की बात करें, तो इसके 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। 2 तो यही होते हैं आपके कृत प्रत्यय के। एक कौन सा? कर्तृवाचक, और दूसरा भाववाचक। तीसरे की अगर हम बात करें तो ये होता है अप्रत्ययवाचक। अप्रत्ययवाचक को हम संतान बोधक भी कहते हैं। क्या बात कहते हैं? संतान बोधक। अप्रत्ययवाचक को संतान बोधक भी कहते हैं। जैसे इसमें जैसे वासुदेव है, वासुदेव शब्द है, वासुदेव जो शब्द है इसमें ए प्रत्यय पीछे लगा हुआ है। मूल शब्द है वसुदेव। वसुदेव कृष्ण के पिता थे, और वसुदेव के पीछे अगर ए लग गया तो जो आदि वर्दी के हिसाब से व का वा हो जाएगा, और इसका शब्द बन जाएगा वासुदेव। यानी वसुदेव की है वो जो संतान, वो है वासुदेव।
तो ये है अप्रत्ययवाचक जो प्रत्यय है, ये तद्धित प्रत्यय है और इसको संतानवाचक शब्द है वो प्रत्यय भी कहते हैं। उसके बाद में अगर 5 नंबर अगर बात करें तो उनतावाचक जो प्रत्यय है, उनतावाचक प्रत्यय, इसको लघुता लघुता सूचक प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुता सूचक प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे इसमें अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे डिबिया, लुटिया, खटिया, ये जो शब्द होते हैं ये लघुता सूचक या उनता सूचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम जो इसमें तद्धित प्रत्यय का छठा जो भाग है उसको बोलते हैं स्त्री बोधक। स्त्री बोधक, जैसे ठाकुर से ठकुराइन, ठाकुर से ठकुराइन, तो ये जो शब्द है वो स्त्री बोधक प्रत्यय के माना जाता है। तो ये हमने प्रत्यय के अंतर्गत थोड़ी विस्तार में और एक लघु और सार रूप में बात है वो की है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बात करें तो कृत प्रत्यय का योग है वो किस में होता है? अभी हमने बात की थी, कृत प्रत्यय का योग है वो क्रिया या धातु के साथ है वो होता है। संज्ञा सर्वनाम के साथ है वो कौन सा प्रत्यय लगता है? तद्धित प्रत्यय। अगला विकल्प है, प्रश्न है निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? अब इन चारों में से एक वाक्य है वो सही है और वो हमें बताना है। तो विकल्प एक है कि स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। 2 नंबर विकल्प है मेरा बेटा और बेटी बाजार गई है, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई है, मुझे किताब पढ़ना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1, स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। और अगर विकल्प अगर दूसरे की अगर बात करें तो मेरा बेटा और बेटी बाजार गई है नहीं है, इसका हो जाएगा गए हैं, गए हैं। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई है, ये गलत है, गिरफ्तारी नहीं 4 हुई है, इसका मतलब बहुवचन हो गया। तो इसका जो गिरफ्तारी का हो जाएगा गिरफ्तारियां, गिरफ्तारियां, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई है, ये इसका हो जाएगा। और मुझे किताब पढ़ना है, पढ़ना नहीं, किताब है वो कौन सा है? स्त्री वाचक शब्द है, तो पढ़ना नहीं है, मुझे किताब पढ़नी है, मुझे किताब पढ़नी है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। सही वर्तनी वाला चारों में से एक शब्द है वो सही वर्तनी वाला है, वो हमें है वो बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? धनाढ्य, क्या ये शुद्ध है? प्रज्वलित, क्या शुद्ध है? निवृत्ति, क्या शुद्ध है? या मध्याह्न, ये शुद्ध है? क्या होगा शुद्ध? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, प्रज्वलित, ये एकदम शुद्ध है। बाकी तीनों ही शब्द है वो अशुद्ध शब्द है। धनाढ्य, धनाढ्य नहीं होता, इसमें जो शब्द होता है 2 मिनट रुके, जो शब्द होता है वो होता है धनाढ्य, ढ होता है, क्या होता है? धनाढ्य होता है, और ये भी आधा होता है। और चलिए उसके बाद में है निवृत्ति। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि निवृत्ति शब्द है वो शुद्ध है, लेकिन निवृत्ति शब्द शुद्ध नहीं है। निवृत्ति में क्या होता है? ये निवृत्ति ये होता है। और मध्याह्न में भी प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि मध्याह्न शुद्ध है, लेकिन इसमें मध्याह्न जो है मध्य ह आधा होगा और न पूरा होगा, जबकि यहाँ उल्टा दिया हुआ है, न आधा करके है पूरा दिया हुआ है मध्याह्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 2 नंबर विकल्प। अगला अपना जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि किस वाक्यांश के लिए सही शब्द है लिखा गया है। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द है वो लिखा गया है। देखो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। पहले आ रहा था कि लगभग जो विकल्प थे उसमें कि कौन सा सही नहीं है, और यहाँ लिखा हुआ है कि एक सही छांटता है हमें। तो एक ही प्रश्न पत्र में हमें अलग अलग है वो देखने को मिल रहा है। ये तो इसमें जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जाति स्मर्क,
जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ है, क्षत यौवन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला नास्तिक, और कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4, कलम की जो कमाई खाता है उसको क्या कहते हैं? मसीहजीवी कहते हैं। जबकि इसमें जो दिया हुआ है, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, ये जाति स्मारक नहीं होगा। इसका उत्तर है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि जो जिसको पूर्व जन्म की बातें याद है उसको क्या कहते हैं, एक शब्द के लिए। बाकी जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ है उसको कहते हैं अक्षत यौवन, अक्षत यौवन। और ईश्वर पर विश्वास करने वाला होता है आस्तिक नहीं, नास्तिक नहीं, आस्तिक होता है। क्या होता है? आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक होता है। ईश्वर पर विश्वास न करने वाला होता है नास्तिक। ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक होता है, और कलम की कमाई खाने वाला मसीहजीवी। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? सही नहीं है, तो वो हमें बताना है। अनिष्ट बुरा, अनिष्ठ निष्ठाहीन, अचल पर्वत, अचला नारी, अंश हिस्सा, अंश कंधा, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। अचल पर्वत होता है, सही बात है, लेकिन अचला पर्वत नारी नहीं होकर के अचला जो है वो पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। अगला जो प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही है? सही बताना है। तो औपचारिक का अनौपचारिक, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137 का 1 नंबर प्रश्न है वो, 1 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर हो जाएगा। औपचारिक का अनौपचारिक, अनुपसर्ग है इसमें। अगला अगर देखें तो रिज्जू का जो विलोम शब्द होता है वो वक्र होता है। कटु का मधुर होता है, और क्षत का विक्षत नहीं होता है, अक्षत होता है। विक्षत तो विशेष क्षत हो गया। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 37 का 1 नंबर विकल्प। अगला जो 138 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि रेडियो समाचार लेखन की आधारभूत बातों में क्या सही नहीं है या क्या नहीं है। तो इसके जो होती है रेडियो समाचार लेखन में, साफ सुथरी टाइप कॉपी होती है, डेडलाइन का समाचार में ही गुंथा होना, समय के फ्रेम का बंधन नहीं, समाचार में आज, आज सुबह आदि का प्रयोग। तो क्या होगा इसका रेडियो समाचार लेखन का? तो साफ सुथरी टाइप कॉपी भी होती है, डेडलाइन का समाचार में गुंथा होना ये भी होता है, समाचार में आज, आज सुबह आदि का भी प्रयोग होता है, लेकिन समय का बंधन नहीं हो, ये चीज़ है वो इसमें गलत दी हुई है, क्योंकि समय का बंधन है वो रेडियो में होता है। 8:05 पे कोई समाचार आने हैं तो 8:05 पे ही आएंगे। तो ये समय का उसमें फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन है वो कौन सा है? विकल्प एक है कि ड्राई एंकर में एंकर शब्द, ड्राई एंकर में एंकर खबर के बारे में अगला प्रश्न है, असंगत कथन कौन सा है? विकल्प एक है कि ड्राई एंकर में एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कब, कहाँ, क्या और कैसे हुआ। कब, कहाँ, क्या और कैसे हुआ। अगला विकल्प है टीवी की खबर बाइट्स के आसपास नहीं बुनी जाती। अगला विकल्प है फोन इन में रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। और अंतिम विकल्प है नेट साउंड वे आवाज़ें हैं, नेट साउंड वे आवाज़ें हैं जो शूट करते समय स्वतः चली जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। टीवी की खबर बाइट्स के आसपास नहीं होती है या नहीं बुनी जाती, ये गलत बात है, क्योंकि जो बाइट्स होती है बाइट्स के आसपास ही वो खबरें हैं वो बुनी जाती है। बाइट्स एक लघु वीडियो, छोटा वीडियो होता है, कोई मतलब
वीडियो के रूप में जिसको शूट किया जाता है, तो उसके पास आसपास ये वो खबरें हैं वो बुनी जाती हैं। एक ही खबर को वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना बना कर कितनी बार ही पेश कर सकते हैं। तो आज हमें इन प्रश्नों को विस्तृत रूप में है वो चर्चा नहीं करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में जल्दी ही इनके बारे में है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको जो प्रश्न आए हुए हैं उसके बारे में है वो बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो समाचार की भाषा के बारे में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन है वो असंगत है रेडियो समाचार की भाषा में? विकल्प एक है कि जिसकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त और आलंकारिक हो, जिसमें आप बोलचाल के शब्द हो, आम बोलचाल के शब्द हो। विकल्प तीन है जिन्हें समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, और विकल्प चार है जिसमें बोलचाल की भाषा ही नहीं सटीक मुहावरे भी हो। तो इसमें अगर हम बात करें असंगत की, तो देखिए बोलचाल की भाषा ही नहीं सटीक मुहावरे भी हो, ये बात तो सही है कि बोलचाल की भाषा हो ना हो, लेकिन मुहावरे अगर रेडियो समाचार में होते हैं तो उसे समझ में भी आसानी से आता है, समझ में भी आसानी से आती है, और भाषा में थोड़ी सी है वो लाक्षणिकता भी आ जाती है। वैसे लाक्षणिकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुहावरे प्रयोग कर सकते हैं रेडियो समाचार की भाषा में। और इसमें अगर ये देखें कि जिन्हें समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, ये बात भी सही है। इसमें आम बोलचाल के शब्द भी होने चाहिए, क्योंकि ये आम जनता तक जाती है बात। तो जो चीज़ देख करके समझ में आती है, उससे कम है वो सुन करके समझ में आती है। तो ऐसे शब्द हो जिसको ज़्यादा है वो मंथन नहीं करना पड़े, तो आम बोलचाल के शब्द है वो इसमें सम्मिलित होने चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो शब्द है, ये जो पंक्ति दी हुई है, इसमें गलत दी हुई है। तत्सम शब्दावली अगर रेडियो की भाषा में प्रयोग करेंगे तो आम बोलचाल, आम जो जन है वो उनका अर्थ है वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। जैसे अगर गेहूं के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं, तो गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। अगर उन्होंने गोधूम शब्द यूज कर लिया तो फिर आम जो नागरिक है उनके तो हो गई। तो इस तरीके से तत्सम जो शब्द युक्त भाषा होती है, ये रेडियो समाचार में प्रयुक्त नहीं की जाती है। गलत कथन कौन सा है? अगला जो 141 नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया है कि गलत कथन कौन सा है। विकल्प एक है इसमें कि कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है। उपकरण है शब्द। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। अगला विकल्प है मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। और अंतिम विकल्प है कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। अगला 142 नंबर प्रश्न है, गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है वो हमें छांटना है। विकल्प एक है कि नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक के संदर्भ में ये बात है वो की गई है। नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। तो 142 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। कुछ एक घटनाएं होती है जो विस्तृत रूप में होती है या जिसमें पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें हैं वो नाटक के माध्यम से प्रदर्शित नहीं की जा सकती। इसलिए जो 2 नंबर विकल्प है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित है वो कि नहीं किया जा सकता। उसके अलावा नाटक की अगर बात करें तो नाटक के समक्ष समय का बंधन होता है। एक समय सीमा के अंदर नाटक को बांधा जाता है और समय सीमा के अंदर उस नाटक को पूर्ण है वो किया जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि नाटक के संवाद सरल एवं गत्यात्मक होने चाहिए, हर किसी व्यक्ति को है वो समझ में आने चाहिए। और लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है और मंचन में वही क्या हो जाता है, बहुआयामी हो जाता है। स्तर उसका बड़ा हो जाता है। अगला जो 143 नंबर जो प्रश्न है उसमें लिया है कि निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कहानी के संदर्भ में एक संगत कथन है वो बताना है। विकल्प एक है कि कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। 2 नंबर विकल्प है कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। 3 नंबर विकल्प है कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। और 4 नंबर विकल्प है कि कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग कदापि नहीं हो सकता। कहानी है वो कुछ एक कहानियाँ होती है, कहानी के अंदर कुछ एक सीमा तक है वो कल्पना की जा सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा कल्पना से अतीत अगर हो जाती है तो फिर वो कहानी कहानी नहीं रहती है। तो ये चीज़ है वो इसमें होती है कहानी के अंदर। इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, ये सही है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, ये भी सही है। कहानी के कथानक आदि मध्य और अंत में होते हैं, तो ये चीज़ है वो भी सही है। अगला जो प्रश्न है 144 नंबर जो प्रश्न है, इसमें दिया है कि डायरी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। डायरी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है, तो वो हमें बताना है। तो डायरी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। डायरी होती है वो एक व्यक्ति विशेष द्वारा लिखी जाती है, और अपने जीवन में जो घटना है, अपने जीवन में घटित घटना है या रात दिन जो उसके साथ होता है, तो उसको वो डायरी के माध्यम से वो लिखता है। तो ये उसकी खुद की निजी संपत्ति होती है जो लिखता है डायरी। डायरी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि डायरी जो लिखता है वो खुद अपने ही बारे में वर्णन करता है, तो इसलिए डायरी जो है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। अगर किसी दूसरे के जो जिसको हम जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसके बारे में अगर लिख रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और किसी अन्य के बारे में लिखते हैं तो वो अन्य पुरुष में हो जाएगा। तो ये जो डायरी है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें 3 नंबर विकल्प की, तो उसमें दिया हुआ है कि डायरी में लेखक स्वयं से साक्षात्कार करता है, खुद से ही साक्षात्कार करता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे साथ क्या घटनाएं घटित हो रही है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ है वो डायरी के अंदर है वो खुद से ही साक्षात्कार करता है। तो ये तीनों जो विकल्प ऊपर के दिए हुए, ये तीनों डायरी के संदर्भ में सही है। लेकिन अगला विकल्प है डायरी की भाषा परिष्कृत एवं मानक होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। डायरी की भाषा जो लेखक लिखता है वो अपनी स्वेच्छा से स्वयं किसी भी तरीके से है वो साधारण भाषा का प्रयोग करते हुए भी डायरी लिख सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। अगला जो प्रश्न है रेडियो नाटक से संबंधित 145 नंबर जो प्रश्न है, रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन है वो असंगत है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप सोच लें। रेडियो नाटक किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट होता है। रेडियो नाटक क्या होता है कि पहले विविध भारती पर एक प्रोग्राम आते थे जिनको सुना करते थे। तो उसमें जैसे हमारे टीवी के अंदर प्रोग्राम आते हैं वैसे ही वो बोलते थे, और नाटक के माध्यम से है वो किसी कहानी को बता देते थे। तो वहाँ वो जो होता था उसको हमें वो रेडियो नाटक कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये एक कहानी को आधार बना करके भी उसका नाटक के माध्यम से मंचन रेडियो नाटक किया जा सकता है। तो ये किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद में रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती, ये बात भी सही है। क्योंकि फिर वहाँ ज़्यादा एक्शन हो जाएगा तो फिर वो नाटक का महत्व खत्म हो जाएगा। मार काट धूम धड़ाका जो होता है वो उसमें ज़्यादा नहीं होता है, तो ये बात भी सही है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये चीज़ है वो गलत है। क्योंकि रेडियो नाटक में अगर पात्रों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जो सुनने वाला है उसका उस नाटक के प्रति भाव है वो खत्म हो जाएगा, वो नाटक रसपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादा पात्रों की वजह से वो याद नहीं रख पाता है कि कौन सा पात्र कहाँ है, कौन सा पात्र किस जगह अपना है वो रोल निभा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ जो संख्या में जो पात्रों की संख्या है रेडियो नाटक के संदर्भ में वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अधिकतम है वो नहीं होनी चाहिए। और अगला जो विकल्प है, रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट होता है। क्योंकि वहाँ देख तो सकते नहीं, तो सारी चीज़ें है वो किस तरीके से प्रकट होती है, शब्दों के द्वारा ही वो है वो प्रकट होती है। तो ये चीज़ भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प। अगला जो प्रश्न है 146 नंबर प्रश्न, सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? तो ये जो 46 नंबर जो प्रश्न है इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था, और उसको स्टार है वो दिया था। तो इस प्रश्न को हम देखें अगर, तो ज़्यादा तो इसमें नहीं है, लेकिन दो प्रश्न है वो दो विकल्प है मुझे सही लग रहे हैं, दो गलत लग रहे हैं। क्योंकि इसमें जो 1 नंबर विकल्प दिया है कि अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। और गुण
काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है। ये बात भी सही लग रही है, लेकिन इसमें जो 3 नंबर विकल्प है, काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य नहीं होते हैं। अनिवार्य होंगे तो फिर अलंकार हर जगह ही प्रस्तुत किए जाएंगे, तो काव्य में अलंकार अनिवार्य हिस्सा नहीं माने जाते मेरे विचार से। और गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं, जैसा कि अलंकार ने बोल दिया कि काव्य में शोभा उत्पन्न है वो अलंकार करते हैं, तो गुण है वो यहाँ पे नहीं करते। तो मेरे विचार से इसमें जो विकल्प है ये 3 और 4 ये दोनों उत्तर होने चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने आरपीएस ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न है, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घाटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। इस दोहे में हमें शब्द शक्ति है वो बतानी है। तो इसमें क्या होगा, अभिधामूला शाब्दा व्यंजना शाब्दी व्यंजना, लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती सारोपलक्षणा या गौणी शाद्यावसना लक्षणा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अभिधामूला शाब्दी व्यंजना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है शाब्दी मूला व्यंजना और एक होती है आर्थी व्यंजना। एक तो होती है शाब्दी व्यंजना और एक है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है अभिधामूला और दूसरा होता है लक्षणामूला। तो यहाँ जो ये शब्द दिया हुआ है ये अभिधामूला शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है वो दिया गया है। शाब्दी व्यंजना के अंदर जो श्लेष अलंकार होता है वो शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत ही आता है, श्लेष अलंकार। और आर्थी व्यंजना में इसका प्रभाव अर्थ के आधार पर निर्भर होता है, अर्थ के आधार पर निर्भर होता है आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है। ओज गुण का संबंध है वो किस रस से नहीं है, क्या वीर से है, रौद्र से है, विभत्स से है या भयानक से है। तो 3 से है, 1 से नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भयानक। भयानक से है वो वीर, ओज गुण का है वो संबंध नहीं है। वीर, रौद्र और विभत्स इन सब से ओज गुण का है वो संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है, सही कथन कौन सा है। सही कथन कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप देख लें, रस वाच्य होता है, रस व्यंग्य होता है, रस लक्ष्य होता है या रस लौकिक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प, रस व्यंग्य होता है। क्या होता है, रस व्यंग्य होता है। और अगला और आज का अंतिम प्रश्न है छंद से संबंधित, छंद से संबंधित आज का प्रश्न है अगला और अंतिम। आवगों से विपुल विकला शौर्य शय्या कृशांगी, चिंता दग्धा व्यथित हृदय, शुष्क औष्ठा अधीरा। तो इसमें छंद है वो कौन सा ये बताना है। तो इस प्रस्तुत जो पद्य है इसमें जो छंद है वो मंदाक्रांता छंद माना जाएगा, मंदाक्रांता छंद इसमें माना जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने कुल जो 20 प्रश्न थे वो हमने लिए हैं। 20 नहीं, क्षमा कीजिए, 30 प्रश्न लिए आज के जो वीडियो में। इन 30 प्रश्नों में से जो कुछ व्याकरण के थे, कुछ काव्य शास्त्र के भी थे, कुछ जो समाचार जो पत्र लेखन है उसके प्रश्न भी थे। ये जो समाचार पत्र लेखन वाला जो पोर्शन है इसको हम एक विस्तृत क्लास के माध्यम से है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने ज़्यादा विस्तृत में बात करने उचित नहीं समझा, क्योंकि इनको अगर विस्तृत में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा है वो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।